Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Orissa repromulgate ordinance on APMC. तो ओडिशा गवर्नमेंट ने repromulgate किया ऑर्डिनेंस को APMC के, तो हम जानेंगे इसके बारे में. द स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड repromulgation ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन फॉर द थर्ड टाइम. स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है रिप्रोमलगेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन को तीसरी बार. इसके बाद ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करेंगे और ऑपरेट करेंगे प्राइवेट मार्केट यार्ड को और फार्मर्स कंज्यूमर मार्केट यार्ड को, ताकि इनहेंस किया जा सके कंपटीशन को डिफरेंट मार्केट में और मार्केट प्लेयर्स के बीच में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके. हम इसके बारे में ओवरव्यू जानेंगे ऑर्डिनेंस को लेके. The law has been drafted on the lines of a model law titled the Agriculture, Produce and Livestock Marketing, Promotion and Facilitation Act 2017, circulated by Union Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. ये जो लॉ है उसको ड्राफ्ट किया गया सेम उसी पैटर्न में जैसा कि मॉडल लॉ था जिसका टाइटल था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017 का, जिसको कि सर्कुलेट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा. सेम उसी के जैसा ये स्टेट के लिए है. द ऑर्डिनेंस प्रपोज टू एबॉलिश फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट विद इन द स्टेट बाय रिमूविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिफाइड मार्केट एरिया so far as enforcement of regulation by the agricultural produce and livestock market committee is concerned. ये जो ऑर्डिनेंस है प्रोपोज कर रहा है कि ये एबॉलिश करेगा फ्रेगमेंटेशन मार्केट का स्टेट के अंदर, रिमूव करेगा जो कॉन्सेप्ट है नोटिफाइड मार्केट एरिया का, ताकि इन्फोर्स किया जा सके रेगुलेशन को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केट कमिटी का जहां तक कंसर्न है. The government aims to declare warehouses or silos or cold storage and other structure or space as market sub-yard to provide better market access or linkage to the farmer. गवर्नमेंट का एम है कि वो डिक्लेयर करेंगे वेयर हाउसेस को, सिलोस या कोल्ड स्टोरेज और अदर स्ट्रक्चर और स्पेस को एक मार्केट सब याद के तौर पे, ताकि प्रोवाइड कर सके वो बेटर मार्केट एक्सेस को और लिंकेज फार्मर्स के लिए. की फीचर्स क्या है इस मॉडल एक्ट का? स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर द होल स्टेट एज ए सिंगल यूनिफाइड मार्केट एरिया. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं पूरे स्टेट को एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट एरिया के तौर पे. इन सच एन एरिया आर सिंगल लाइसेंस विल बी एप्लीकेबल फॉर द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक. अब वैसे एरिया पे एक सिंगल लाइसेंस एप्लीकेबल होगा ट्रेड के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और लाइफ स्टॉक के. मार्केट कमिटी, मार्केट कमिटी विल मैनेज मार्केट यार्ड इन ए स्पेसिफाइड एरिया. जो मार्केट कमिटी है वो मैनेज करेंगे मार्केट यार्ड को एक स्पेसिफाइड एरिया पे. प्राइवेट मार्केट यार्ड में बी सेटअप बाय प्राइवेट इंडिविजुअल टू फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट. जो प्राइवेट मार्केट यार्ड है वो सेटअप किया जाएगा प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, ताकि वो फैसिलिटेट करे ऑपरेशन ट्रेडर्स का, कमीशन एजेंट का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी. तो हम जानेंगे जो नया मैरीगोल्ड का वैरायटी मिला है. Bengaluru scientists developed a new marigold variety named Arka Subha. The variety has been developed by the Hasrat Ghata-based Indian Institute of Horticulture Research. तो ये जो नया मैरीगोल्ड का वैरायटी है उसका नाम क्या है? अर्का सुबह. तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि रिसेंटली अर्का सुबह हैज अपीयर इन न्यूज. तो ये है क्या? ये मैरीगोल्ड का वैरायटी है जिसको बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हैसा ग्रटा के. द वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड हैज ए कैरोटीन कंटेंट ऑफ 2.8% विच इज द हाईएस्ट कंटेंट फ्रॉम ए प्लांट सोर्स. ये जो मैरीगोल्ड का वैरायटी है उसमें कैरोटीन का कंटेंट 2.8% है, जो कि हाईएस्ट कंटेंट है प्लांट सोर्स में. It will fetch money even if they get spoiled, as it can be used for extraction of crude carotene, which is mainly used in the pharmaceutical sector. ये जो है मनी देगा स्पॉइल होने के बाद भी, क्योंकि इसको यूज किया जा सकता है एक्सट्रैक्शन के लिए क्रूड कैरोटीन का, जो कि मेन यूज होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे. कैरोटीन होता क्या है? Carotenes are photosynthetic pigment important for photosynthesis. Carotene contain no oxygen atom. They absorb ultraviolet, violet और blue light and scatter orange और red light and in yellow light. कैरोटीन जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. कैरोटीन जो है वो कोई भी ऑक्सीजन एटम को नहीं कंटेन करता है, वो एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट, वायलेट और ब्लू लाइट को और स्कैटर करता है ऑरेंज, रेड लाइट या येलो लाइट को. ये आप देख सकते हैं जो न्यू मैरीगोल्ड का वैरायटी है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी. तो हम जानेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के बारे में. It was set up under the Ministry of Corporate Affairs as a statutory body under the Company Act 2013. तो इसको किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत सेटअप किया गया ये हमें पता होना चाहिए. तो इट वाज सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर इसको सेटअप किया गया है कि स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे अंडर कंपनी एक्ट 2013. It aims to administer the investor education and protection fund.
टू प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। इसका एम है कि वो एडमिनिस्टर करेगा इन्वेस्टर के एजुकेशन को और प्रोटेक्शन फंड को, ताकि वो प्रमोट कर सके इन्वेस्टर के एजुकेशन को, अवेयरनेस को और प्रोटेक्शन को। इट टेक्स वेरियस इनिशिएटिव टू फुलफिल इट ऑब्जेक्टिव थ्रू इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम एंड वेरियस अदर मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया एंड कम्युनिटी रेडियो एक्सेट्रा। ये जो है बहुत सारा इनिशिएटिव लेगा ताकि वो फुलफिल कर सके अपने ऑब्जेक्टिव को इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम व अदर मीडियम जैसे कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से। सेक्रेटरी ऑफ द एमसीए इज द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द एमसीए इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी। जो सेक्रेटरी होंगे एमसीए के वो चेयरपर्सन होंगे इस अथॉरिटी के, और ज्वाइंट सेक्रेटरी एमसीए के वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे अथॉरिटी के। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, हम अब जानेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में। इट इज अ फंड सेटअप टू हेल्प प्रमोट इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ये एक फंड है जिसको कि सेटअप किया जाएगा मदद करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टर के अवेयरनेस को और प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। इट इज अ फंड वेयर अनक्लेम्ड डिविडेंड, रिफंडेड एप्लीकेशन मनी, मैच्योर कंपनी डिपॉजिट एंड डिबेंचर एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन सेम इज यूज्ड प्रोवाइडेड इट इज नॉट क्लेम्ड विद इन 7 ईयर। ये एक फंड है जहां पे अनक्लेम्ड डिविडेंड, रिफंडेड एप्लीकेशन मनी, मैच्योर कंपनी डिपॉजिट और डिबेंचर, साथ साथ जो इंटरेस्ट उनके ऊपर होंगे ये सब प्रोवाइड किया जाएगा अगर नहीं क्लेम किया गया 7 ईयर्स के अंदर तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो हम जानेंगे जो लॉस हुआ है लर्निंग का पेंडेमिक के समय पे। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कंडक्टेड अ फील्ड स्टडी टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन ऑन स्टूडेंट। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया एक फील्ड स्टडी जो कि एसेस करेगा जो इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन का स्टूडेंट के ऊपर। द स्टडी वाज टाइटल लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और ये जो स्टडी है इसका टाइटल दिया गया है लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इसका की फाइंडिंग्स क्या है? Children miss out on the regular curricular learning they would have acquired had school remained open. Children ने मिस किया है रेगुलर करिकुलर लर्निंग को, वो एक्वायर करते अगर स्कूल ओपन रहता तो। They are also forgetting what they had learned in previous year. वो फॉरगेट कर गए हैं बहुत सारा चीज जो उन्होंने लर्न किया था प्रीवियस ईयर पे। On an average, 92% of students from class 2 to 6 have lost at least one specific foundational ability in languages that they may have acquired in previous year. The corresponding figure for mathematics is 82%. और अगर एवरेज देखा जा रहा है तो जो 92% स्टूडेंट है क्लास 2 से क्लास 6 के बीच में उन्होंने लॉस्ट किया है एटलीस्ट वन स्पेसिफिक फाउंडेशनल एबिलिटी को लैंग्वेजेस में, जो कि उन्होंने एक्वायर किया था प्रीवियस ईयर पे। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है मैथमेटिक्स के केस में 82% है। व्हाट आर फाउंडेशनल एबिलिटी, जो उन्होंने फाउंडेशनल एबिलिटी को लॉस किया, ये होता क्या है फाउंडेशनल एबिलिटी? फाउंडेशनल एबिलिटी आर दोज दैट फॉर्म द बेसिक फॉर फर्दर लर्निंग। Some example of foundational ability include reading a paragraph with comprehension, addition and subtraction. फाउंडेशनल एबिलिटी वो है जो कि बेसिस बनता है फर्दर लर्निंग के लिए, यानी जो हम आगे सीखेंगे उसका वो बेस के रूप में काम करता है। कुछ एग्जांपल फाउंडेशनल एबिलिटी का है, जैसे कि हम जब रीड करते हैं कोई पैराग्राफ को कंप्रीहेंशन के साथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। In mathematics, foundational ability include identifying single and two-digit number, performing arithmetic operation, using basic arithmetic operation to solve problem, and reading and drawing inferences from data, among others. मैथमेटिक्स में जो फाउंडेशन एबिलिटी है वो इंक्लूड करता है, आइडेंटिफाई करता है सिंगल या टू डिजिट नंबर को, परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन को, यूज करता है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन को जो कि मदद करता है सॉल्व करने में प्रॉब्लम को, रीडिंग और ड्राइंग इंटरफेरेंस को डाटा से, एंड सो ऑन। चैलेंजेस क्या है? व्हेन स्कूल रीओपन, टीचर हैव टू बी गिवन टाइम टू कवर दिस डेफिसिट एंड बी प्रोवाइडेड विद अदर सपोर्ट। A careful synchronized set of measures across state will be required. जब स्कूल रीओपन होंगे तो टीचर को जरूरत पड़ेगा कि वो कवर करे इस डेफिसिट को और प्रोवाइड करे अदर सपोर्ट के साथ। एक केयरफुली सिंक्रोनाइज सेट ऑफ मेजर्स लेना होगा स्टेट को जो कि जरूरत है। सजेशन यही है, एलिमिनेशन वेकेशन, एक्सटेंडिंग द एकेडमिक ईयर वेल इनटू 2021 एंड परहैप्स बियॉन्ड डिपेंडिंग ऑन व्हेन स्कूल ओपन एंड रिकन्फिगरिंग द सिलेबस। एलिमिनेट करना होगा, वेकेशन को कम से कम करना होगा, एक्सटेंड करना होगा एकेडमिक ईयर को 2021 पे, परहैप्स बियॉन्ड करना होगा डिपेंड करते हुए कि स्कूल कब ओपन हो रहा है, रिकन्फिगर करना होगा सिलेबस को फिर से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल रेल प्लान फॉर 2030। तो हम जानेंगे जो हमारा नेशनल रेल प्लान है 2030 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन दी बजट फॉर रेलवे, तो ये जो प्लान है इसको जानने के पहले हम जानेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बजट के में रेलवे के लिए। पहला तो देयर इज नेशनल रेल प्लान फॉर 2030। सबसे पहले रेलवे के लिए क्या है, नेशनल रेल प्लान है 2030 के लिए। सेकंड, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर विल बी कमीशन बाय जून 2022। दूसरा की जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है उसको कमीशन कर लिया जाएगा जून 2022 तक।
पार्ट ऑफ डीएफसी विल बी इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, जो पार्ट होगा डीएफसी का वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे होगा। तीसरा, देयर विल बी एन ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर टू विजयवाड़ा एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भुसावल टू खड़गपुर डांकुनी एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इटारसी टू विजयवाड़ा। तीसरा बोल रहा है कि ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर होगा खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा भुसावल से खड़गपुर डंकुनी तक, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा इटारसी से विजयवाड़ा तक। फोर्थ, ऑल ब्रॉड गॉजेस रूट विल बी रेक्टिफाइड बाय दिसंबर 2023। चौथा बोल रहा है कि जितने भी ब्रॉड गॉज है उस सारे रूट को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा दिसंबर 2023 तक। फिफ्थ, देयर विल बी ए सेफ्टी एंड पैसेंजर एमिनिटी मेजर्स, और एक सेफ्टी और पैसेंजर एमिनिटीज मेजर्स होंगे। नेशनल रेल प्लान प्रोविजन, जो नेशनल रेल प्लान का प्रोविजन है, द एनआरपी इज मीन टू इंक्रीज द शेयर ऑफ रेलवे इन फ्लाइट रेक्टिफाइंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड मोस्ट इंडिपेंडेंस बायस। जो एनआरपी है नेशनल रेल प्लान, इसका मकसद है कि वो इंक्रीज करे जो शेयर है रेलवे का फ्लाइट पे, और रेक्टिफाई करे जो प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में जो बायस था उसको कम से कम करे। इट ऑल्सो एम्स टू डेवलप कैपेसिटी दैट विल कैटर टू डिमांड इन 2015। इसका मकसद है कि वो डेवलप करे कैपेसिटी को जो कि मदद करेगा कैटर करने में डिमांड को 2050 तक। इट प्रोवाइड फॉर मैपिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क ऑन ए जीआईएस प्लेटफॉर्म, ये प्रोवाइड करा कि मैपिंग किया जाएगा एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क का जीआईएस प्लेटफॉर्म पे। द प्राइमरी वैल्यू एडिशन ऑफ द एनआरपी इज एन एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क विच एक्सपेक्टेड एडिशन ऑल्सो बिल्ट इन। जो प्राइमरी वैल्यू एडिशन होगा एनआरपी का वो एक एनालिसिस होगा एग्जिस्टिंग नेटवर्क का, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एडिशन होगा जो कि बिल्ड हो रहा है। एनआरपी बेस्ड डिसीजन मेकिंग ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एनआरपी बेस्ड डिसीजन लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को ध्यान में रख के। प्राइसिंग एंड क्रॉस सब्सिडी इश्यू, जो अभी प्रॉब्लम है प्राइसिंग का और क्रॉस सब्सिडी का जो इश्यू है, इन 2018-19 एज पर द एनआरपी इंडिया ऑपरेटिंग रेशियो was 0.59 फॉर फ्लाइट एंड 1.92 फॉर पैसेंजर ट्रैफिक। 2018-19 के डाटा के अनुसार एनआरपी के इंडिया का जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो 0.59 है फॉर फ्लाइट के लिए और 1.92 है पैसेंजर ट्रैफिक के लिए। द प्रॉब्लम इज लो पैसेंजर फेयर एंड आर्टिफिशियली हाई फ्लाइट रेट रिक्वायर्ड टू क्रॉस सब्सिडाइज दोज। प्रॉब्लम क्या है, जो लो पैसेंजर फेयर है और आर्टिफिशियली हाई फ्लाइट रेट लिया जाता है क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए इसको। दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर सिंस नॉर्मली फ्लाइट एंड पैसेंजर ट्रेन शेयर कॉमन सेक्शन ऑफ ट्रैक एंड पैसेंजर ट्रेन आर गिवन प्रेफरेंस ओवर गूड्स ट्रेन इन गेटिंग ए पार्ट। ये जो है कंप्लीट पिक्चर नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या है फ्लाइट और पैसेंजर ट्रेन जो है वो कॉमन सेक्शन है ट्रैक का, और पैसेंजर ट्रेन को प्रेफरेंस दिया जाता है गुड्स ट्रेन के कंपैरिजन पे पार्ट पे जब वो ट्रेवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ ए फ्लाइट ट्रेन इज 24 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड इन ए सरोगेट इंडिकेटर। जो एवरेज स्पीड होता है फ्लाइट ट्रेन का वो 24 किलोमीटर पर आवर होता है, एवरेज स्पीड सरोगेट इंडिकेटर का। A superior indicator is a transit time, the time taken for a consignment to route from one point to another। और सुपीरियर इंडिकेटर इसका क्या है, ट्रांसिट टाइम है, जो टाइम लगता है किसी भी कंसाइनमेंट का पहुंचने में एक जगह से दूसरे जगह पे। नीड फॉर डिक्रीजिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द एवरेज स्पीड, इंडियन रेलवे हैज अ सिस्टम ऑफ एसडीएन एंड एसयूएन आइडेंटिफिकेशन फॉर द प्रेजेंट नेटवर्क। जरूरत है डिक्रीज करने का कॉस्ट को और इंक्रीज करने का एवरेज स्पीड को। इंडियन रेलवे के पास इसके लिए एक सिस्टम है एसडीएन और एसयूएन का, जो कि आइडेंटिफाई करता है प्रेजेंट नेटवर्क को। एसडीएन आर हाई डेंसिटी रूट फॉर फ्लाइट, एसडीएन आर इंपॉर्टेंट, एसडीएन हाई डेंसिटी रूट होता है और फ्लाइट के लिए एसडीएन को इंपॉर्टेंट माना जाता है। एसयूएन आर हाईली यूज नेटवर्क विथ मल्टीपल ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन एंड नो क्लियर सिंगल हॉल कॉरिडोर। एसयूएन आर प्राइमरी फॉर पैसेंजर, एचयूएन जो है वो हाईली यूज नेटवर्क है जो कि मल्टीपल ओरिजिन और डेस्टिनेशन होता है, कोई क्लियर सिंगल हॉल कॉरिडोर नहीं है ये। एचयूएन को प्राइमरी पैसेंजर के लिए यूज किया जाता है। एचडीएन और एचयूएन कैरी 80% ऑफ द ट्रैफिक एंड देयर आर सेक्शन वेयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मोर देन 100%। एचडीएन और एचयूएन जो है वो कैरी करते हैं 80% ट्रैफिक के, और बहुत सारा सेक्शन है जहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मोर देन 100% है। विथ ट्रैफिक इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल वर्सन, और जो ट्रैफिक इंक्रीज कर रहा है उससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वर्सन हो जाता है। इफ द इंटेंशन इज टू इंक्रीज रेल शेयर इन द टोटल फ्लाइट कैरी टू 44%, द एवरेज स्पीड मस्ट इंक्रीज द कॉस्ट मस्ट डिक्लाइन। जो इंटेंशन है इंक्रीज करने का रियल शेयर को टोटल फ्लाइट जो कि कैरी किया जाएगा 44% तक, तो एवरेज स्पीड को हमको इंक्रीज करना होगा और कॉस्ट को डिक्लाइन करना होगा। विद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बोथ शुड हैपन, और जो वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है इन दोनों की मदद से ये अचीव किया जा सकेगा। हम कह सकते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है नेशनल रेल प्लान का वो मदद करेगा रेलवे को डील करने पे बहुत सारे इश्यूज है जो कि वो अभी फेस कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडो पैसिफिक। तो हम जानेंगे इंडो पैसिफिक के बारे में। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन सेज यूएस।
इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडो पैसिफिक रीजन में, ये यूएस का कहना है। इट हैज ऑल्सो वेलकम इंडिया इमरजेंस एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर एंड इस रोल एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। उसने वेलकम किया है इंडिया के इमरजेंस को एक लीडिंग ग्लोबल पावर के रूप में, और जो इसका रोल है इंडिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इस रीजन पे, इसका स्वागत किया है यूएस ने। Indo-Pacific. The idea of Indo-Pacific as a single strategic space is an outgrowth of China's growing influence in the Indian Ocean region. It signifies the interconnectedness of the Indian and Pacific Ocean, the importance of the ocean to security and commerce. जो आइडिया है इंडो पैसिफिक का वो एक सिंगल स्ट्रेटेजिक स्पेस के तौर पर वो आया था आउटग्रोथ को देखते हुए चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशियन पे। ये सिग्निफाई कर रहा है जो इंटरकनेक्टनेस है इंडिया और पैसिफिक ओशियन का, और जो इम्पोर्टेंट है ओशियन का सिक्योरिटी और इसके कॉमर्स का। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक रीजन का, हम इसको कंसीडर करेंगे। मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी, ये मदद करता है मेंटेन करने में रीजनल स्टेबिलिटी को। स्ट्रॉन्ग टाइट विद यूएस आर सीन एज ए वाइटल टूल फॉर इनहेंसिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक पोस्टर। जो स्ट्रॉन्ग टाइस है यूएस के साथ, ये देखा जा रहा है एक वाइटल टूल के तौर पे जो कि इनहेंस करेगा इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोस्टर को। फॉर द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जो लॉन्ग टर्म विजन है नेशनल इंटरेस्ट का, उसमें मदद करेगा। China's increasingly active presence in the Indian Ocean region, as well as effort to expand geopolitical reach in Asia and beyond the use of trade and military. जो चाइना इंक्रीज कर रहा है अपना एक्टिव प्रेजेंस इंडियन ओशियन रीजन पे, और वो जो एफर्ट ले रहा है एक्सपेंड कर रहा है जियोपॉलिटिकल रिच करने की कोशिश कर रहा है एशिया पे और बियॉन्ड उसके, यूज करते हुए ट्रेड और मिलिट्री का। फॉर एडरिंग टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एडरेंस टू रूल बेस्ड ऑर्डर एंड स्टेबल ट्रेड एम्पावरमेंट। एडर करने के लिए जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, एडर करने के लिए रूल बेस्ड ऑर्डर को और स्टेबिलिटी लाने के लिए ट्रेड एनवायरनमेंट के लिए भी जरूरी है ये। फॉर फ्री सी एंड एयर लेंस कनेक्टिविटी एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स, फ्री सी और एयर लेंस के लिए, कनेक्टिविटी के लिए और अपहोल्ड करने के लिए इंटरनेशनल रूल और नॉर्म्स के लिए भी ये जरूरी है। रोल्स एंड इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जो रोल है और इम्प्लीकेशन है इंडिया का इंडो पैसिफिक रीजन पे। द इंडो पैसिफिक एज डिस्क्राइब्ड इन द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिप्रेजेंट द मोस्ट पॉपुलस एंड इकोनॉमिकली डायनेमिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड स्ट्रेच फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टू द वेस्टर्न शोर ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जो इंडो पैसिफिक जैसा कि डिस्क्राइब किया गया है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पे, वो रिप्रेजेंट करता है सबसे ज्यादा पॉपुलस और इकोनॉमिकली डायनेमिक पार्ट को वर्ल्ड का, और ये स्ट्रेस करता है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से वेस्टर्न शोर तक यूनाइटेड स्टेट का। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री विद ग्रेट नेशनल एम्बिशियस एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवोकेट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। इंडिया जो है वो हमेशा से ही वैसा कंट्री है जिसका ग्रेट नेशनल एम्बिशन है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवोकेट कर रहा है जो कॉन्सेप्ट है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का, उसको सपोर्ट कर रहा है। विद ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, इंडिया हैज बीन कनेक्टिंग विद इट इंडियन ओशियन नेवल्स एंड मेजर मैरीटाइम पावर ऑफ द वर्ल्ड। और ओपन करके अपने इकोनॉमी को इंडिया जो है वो कनेक्ट कर रहा है इंडियन ओशियन नेवल से और मेजर मैरीटाइम पावर से वर्ल्ड का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो हम जानेंगे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में। 20th एडिशन ऑफ द इवेंट वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। जो 20th एडिशन था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का, वो भी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है। इसका थीम था रिडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। थीम था इस साल का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का रिडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में हम जानेंगे। इट इज द एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी। ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी का। इट इज द सोल समिट ऑन ग्लोबल इश्यू टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये एक सोल समिट है ग्लोबल इश्यू के ऊपर जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ हुआ है। इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल लीडर्स एंड प्रैक्टिशनर टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट ओवर क्लाइमेटिक इश्यू ऑफ यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस। ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म ग्लोबल लीडर्स को, प्रैक्टिशनर को, ताकि वो डिस्कस कर सके, डेलिब्रेट कर सके क्लाइमेटिक इश्यू के ऊपर यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस के। इट स्ट्राइव टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी बाय असेंबलिंग द वर्ल्ड मोस्ट इनलाइटन लीडर एंड थिंकर्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ये स्ट्राइव करता है, प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, बेनिफिट करता है ग्लोबल कम्युनिटी का, असेंबल करके वर्ल्ड के मोस्ट इनलाइटन लीडर्स को, थिंकर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। It is continuing the legacy of Delhi Sustainable Development Summit, which was initiated in 2001 with the aim of making sustainable development a globally shared goal. ये कंटिन्यू कर रहा है जो लीगेसी था दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का, जिसको कि स्टार्ट किया गया था 2001 में, जिसका एम था कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली शेयर गोल हो। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, हम इसके बारे में जानेंगे। इट इज अ लीडिंग थिंक टैंक डेडिकेटेड टू कंडक्टिंग रिसर्च फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साउथ। ये एक लीडिंग थिंक टैंक है जो कि डेडिकेटेड है कंडक्ट करने के लिए रिसर्च को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया के लिए और ग्लोबल साउथ के लिए। टेरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर
on energy issue. However, over the following decade, it made a mark as a research institute whose policy and technology solution transform people, life and the environment. टेरी को स्टैब्लिश किया गया था 1974 पे एक इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पे और एनर्जी इश्यू के तौर पे, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ इसका जो पॉलिसी और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन था वो ट्रांसफॉर्म किया पीपल के लाइफ को और इन्वायरमेंट को. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.